मेरी बीवी ने यह साबित करने के लिए कि उसकी सहेली का पति ही दुनिया का सबसे बेस्ट मर्द है, उसके साथ रोज सुबह पहाड़ पर जाना और कसरत करना शुरू कर दिया था। भाई मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने गुस्से में आकर उसे सीधा तलाक थमा दिया। जैसे ही हम कोर्ट के दरवाजे से बाहर निकले, मेरी बीवी ने घमंड में अपना सिर उठाया, पीछे मुड़कर देखा तक नहीं और अपनी कार में बैठ गई। उसने तुरंत अपनी उसी सहेली को फोन लगाया और बड़ी खुशी से चहकते हुए बोली, अरे यार, आखिरकार आज मुझे उस कबाड़ से आजादी मिल गई। अपने पति को बोलो, आज रात हमें क्लब चलना है, आज तो पूरी रात पार्टी होगी, जमकर पियेंगे। लेकिन उधर कोर्ट से बाहर कदम रखते ही मुझे जो सुकून मिला वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। मैंने ऊपर नीले आसमान की तरफ देखा, ऐसा लगा जैसे मैंने पहली बार अपना आने वाला कल देखा हो। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजी, बधाई हो शूफू हाय, आप गॉड लेवल बिलियनियर सिस्टम के साथ जुड़ ढा चुके हैं। आपके नए बैंक खाते में 1 करोड़ युआन 10 करोड़ ट्रांसफर कर दिए गए हैं। मैं बुरी तरह चौंक गया। भाई क्या इतनी बड़ी खुशी की वजह से मुझे मतिभ्रम हो रहा था? क्या यह कोई सपना था? तभी अचानक टिन मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैंने कांपते हाथों से जेब से फोन निकाला। जैसे ही स्क्रीन पर नजर पड़ी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई बैंक बैलेंस में सचमुच पूरे 10 करोड़ युआन चमक रहे थे। हालांकि अंदर से मैं खुशी के मारे पागल हो रहा था, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा ताकि सड़क पर कोई मुझे पागल ना समझ ले। अब जब जेब में इतना पैसा आ ही गया था तो मैंने सोचा क्यों ना पास के आलीशान हाउशी स्पा सेंटर जाकर थोड़ी थकान मिटाई जाए। लेकिन जैसे ही मैं स्पा की तीसरी मंजिल पर पहुंचा, मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, अरे शू भाई, आप यहाँ? यह आवाज सुनते ही मैं पलटा और सामने जो चेहरा था उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। ये वो इंसान था जिसे मैं इस वक्त कतई नहीं देखना चाहता था। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पूर्व पत्नी चौना की सबसे पक्की सहेली लिन म्यूशु थी। इस वक्त उसने एक डीला ढाला बाथरोब पहन रखा था, लेकिन फिर भी उसका कातिलाना और गजब का फिगर छिप नहीं पा रहा था। मैंने एक नजर देखा और तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। मैंने झिझकते हुए कहा, म्यूशु, अरे कितनी अजीब बात है ना, तुम यहाँ? लिन म्यूशु को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता और रोमांच था। उसकी सहेली चौना का अभी तलाक हुआ था और वो उसी दिन ऐसी जगह पर उसके पूर्व पति से मिल रही थी। उसे लगा जैसे वो कोई अनजानी सीमा पार कर रही हो। वो धीरे से बोली, वो शू भाई, मैंने अभी आपके और नाना के बारे में सुना, सच में बहुत बुरा हुआ। आप दोनों इतने सालों से साथ थे, किसी ने नहीं सोचा था कि अंजाम ऐसा होगा। मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। हमारे बीच क्या चल रहा था ये तो तुम अच्छे से जानती हो। अलग होना हम दोनों के लिए एक नई आजादी की तरह है। पहले मैं बस बच्चे के लिए रुका था, अब बच्चा बड़ा और समझदार हो चुका है। एक दूसरे को तड़पाने से अच्छा है कि रास्ते अलग कर लिए जाएं, ताकि दोनों अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकें। लिन म्यूशु ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोली, सच कहूं तो नाना को आपकी कद्र ही नहीं थी। शू भाई, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपको आगे चलकर उससे कहीं ज्यादा बेहतर जीवन साथी मिलेगी। हालांकि मुझे पता था कि वो सिर्फ शिष्टाचार के नाते ढाढ़स बंधा रही थी, फिर भी मैंने शराफत से सिर हिलाया और कहा, शुक्रिया। वैसे म्यूशु, आजकल तुम क्या कर रही हो? क्या अभी भी उसी रियल एस्टेट कंपनी में सेल्स का काम करती हो? हाँ भाई, पिछले 5-6 साल से वहीं घिस रही हूँ, कहीं और अच्छा मौका ही नहीं मिला। लिन म्यूशु ने उदास होकर सिर हिलाया। मैंने हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा, क्यों? वो तो हमारे शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है ना, सुना है वहाँ सैलरी और कमीशन बहुत तगड़ा मिलता है। शू भाई, वो बीते दिनों की बात थी। लिन म्यूशु ने आह भरते हुए कहा, आपको तो पता ही है कि आजकल प्रॉपर्टी मार्केट मंदी की मार झेल रहा है, घर बिक ही नहीं रहे हैं। हमारी तो हालत यह है कि भूखों मरने की नौबत आ गई है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सच में? मुझे तो यकीन नहीं होता। खैर, घर की बात चली है तो मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। तभी अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। चौना से तलाक के बाद मैं खाली हाथ घर से बाहर निकला था। फिलहाल मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वैसे तो मैं अपने ऑफिस के हॉस्टल में एक छोटा सा कमरा ले सकता था, लेकिन भाई अब मैं अरबपति बन चुका था। मैं अब वो तंगी वाली जिंदगी दोबारा क्यों जीऊं? क्या काम शू भाई, बताइए ना, क्या मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ? लिन म्यूशु ने मुस्कुराते हुए थोड़ा आगे बढ़कर कहा। मैंने सीधे मुद्दे की बात की, क्या तुम्हारी कंपनी के पास कोई ऐसा आलीशान फुल्ली फर्निश्ड घर है जिसमें मैं आज के आज ही शिफ्ट हो सकूं? लिन म्यूशु की आंखें चमक उठी। अरे शू भाई, आप सचमुच घर ढूंढ रहे हैं? मैंने बहुत ही सामान्य लहजे में कहा। हाँ, अब जब चौना से अलग हो ही गया हूँ तो रहने के लिए एक ढंग का ठिकाना तो चाहिए ही ना। बिल्कुल है शू भाई, चलिए मैं आपको अभी लेकर चलती हूँ और खुद दिखाती हूँ। लिन म्यूशु इतनी एक्साइटेड हो गई कि स्पा करना भूलकर मेरा हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचने लगी। मैंने उसे रोका। अरे इतनी जल्दी क्या है, मैंने तो अभी स्पा के पैसे भी नहीं चुकाए। अरे भाई, घर ढूंढना सबसे बड़ा और जरूरी काम है। एक बार घर फाइनल हो जाए फिर आराम से स्पा करते रहना। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, लिन म्यूशु ने कहा और अंदर भाग गई। मैंने सोचा बात तो इसकी सही है, भले ही मेरे पास अब अथाह पैसा था, लेकिन रात गुजारने के लिए छत तो चाहिए थी। अब जब लिन म्यूशु खुद इतनी दिलचस्पी ले रही थी तो चलकर देखने में क्या बुराई थी। कुछ ही मिनटों में लिन म्यूशु अपनी फॉर्मल ऑफिस ड्रेस पहनकर बाहर आ गई। भाई साहब, एक साधारण सी यूनिफॉर्म को भी उसने अपनी कातिल कदकाठी से बेहद हॉट बना दिया था। मैंने गहरी सांस ली और अपने दिल की धड़कनों को काबू में किया। बाहर आकर उसने पूछा, शू भाई आप कैसे आए थे? मैं तो कैब से आई थी। मैंने अपनी नई नवेली टी मैक्स 560 सुपर बाइक की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, मैं बाइक से आया हूँ। ऐसा करते हैं, तुम कैब से आ जाओ, हम सीधा तुम्हारी कंपनी के सामने मिलते हैं। ठीक है। अरे ये आपकी बाइक है? लिन म्यूशु की बोलती बंद हो गई जब उसने मुझे एक बेहद मस्कुलर और चमचमाती हुई भारी भरकम सुपर बाइक पर बैठते देखा। हाँ, अभी कुछ ही देर पहले खरीदी है। मैंने लापरवाही से जवाब दिया और हेलमेट पहन लिया। लिन म्यूशु उस बाइक को ऐसे घूर रही थी जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो। शू भाई, ये तो कमाल की है, कितनी की है ये? उसे बाइक्स की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन लुक देख
देखकर ही समझ आ रहा था कि यह कोई मामूली गाड़ी नहीं है। तभी यहीं से खेल पलटा। अचानक एक भारी आवाज आई, अरे भाई क्या कड़क मशीन है, लेटेस्ट मॉडल टी मैक्स 560 ना। तभी एक हार्ले डेविडसन सवार हमारे पास आकर रुका। उसने अपना हेलमेट उतारा और मुझसे हाथ मिलाते हुए बोला, इसकी बुकिंग मिलना बहुत मुश्किल है यार, ऑन रोड कम से कम 17 से 18 लाख रुपए की पड़ी होगी ना। मैंने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया और उससे थोड़ी बहुत बात की। लेकिन वो कहते हैं ना कि कहने वाला कह जाता है और सुनने वाले के होश उड़ जाते हैं। जैसे ही लिन म्यूशु ने सुना कि इस 2 पहिए की गाड़ी की कीमत 18 लाख रुपए है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पिछले 6 साल से रियल एस्टेट में काम कर रही थी और पिछले साल ही उसने रोध होकर लोन पर एक छोटी सी कार ली थी, और यहाँ इस आदमी की सिर्फ बाइक ही उसकी 2 कारों के बराबर थी। वो हैरान थी कि जो पति, मैं, अपनी बीवी चौ ना के सामने हर महीने अपनी पूरी सैलरी सरेंडर कर देता था, जिसे महीने में 500 रुपए भी जेब खर्च नहीं मिलता था, वो तलाक होते ही ब्रांडेड कपड़ों और 18 लाख की बाइक पर घूम रहा है। क्या शू भाई कोई छुपे रुस्तम अमीर है? क्या वो अब तक जानबूझकर सीधे बनने का नाटक कर रहे थे? लिन म्यूशु को लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा राज ढूंढ लिया हो। उसकी आवाज का लहजा तुरंत बदल गया। शू भाई, क्या मैं आपकी बाइक पर पीछे बैठ जाऊं? कैब मिलने में बहुत टाइम लगेगा, इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और पीछे की सीट ठपठपाकर कहा, ठीक है आ जाओ। लिन म्यूशु जैसे ही पीछे बैठी, उसने कुछ पल के लिए हिचकिचाकर अपनी दोनों कोमल हथेलियां मेरी कमर पर कस दी। भाई, जैसे ही उसकी उंगलियों का एहसास मेरी कमर पर हुआ, मेरे बदन में एक करंट सा दौड़ गया। मैंने तुरंत अपने दिमाग से फालतू ख्याल निकाले और बाइक को ट्रैफिक में आगे बढ़ा दिया। जैसे ही हम उनकी कंपनी के आलीशान सेल्स ऑफिस पहुंचे, लिन म्यूशु तुरंत अपने प्रोफेशनल अवतार में आ गई। उसने बड़ी सी फाइलों का बंडल खोला और पन्ने पलटते हुए पूछा, तो शू भाई, आपको किस बजट का घर किराए पर चाहिए? मैंने उसे देखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा, मुझे किराए पर नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा घर पसंद आया तो मैं उसे सीधे नकद खरीद लूंगा। क्या? लिन म्यूशु के हाथ से पेन छूटते छूटते बचा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी अभी अभी तलाकशुदा होकर सड़क पर आया था, वो सीधे प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रहा है। उसके उड़ते हुए तोते देखकर मुझे अंदर ही अंदर बड़ा मजा आ रहा था। भाई, आखिरकार पैसा चीज ही ऐसी है। मैंने कहा, किराए का चक्कर बहुत बेकार है, बार बार शिफ्टिंग का झंझट कौन पाले। तुम मुझे अपनी सबसे पॉश सोसाइटी जिंगजियांग गार्डन्स में कोई फ्लैट दिखाओ। लिन म्यूशु की आवाज लड़खड़ाने लगी। शू भाई, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? जिंगजियांग गार्डन्स के फ्लैट्स की कीमत 30,000 युआन प्रति स्क्वायर मीटर से शुरू होती है। वहां का सबसे छोटा फ्लैट भी कम से कम 200 स्क्वायर मीटर का है। मैंने थोड़ा नखरा दिखाते हुए कहा, सिर्फ 200 स्क्वायर मीटर? वो तो बहुत छोटा है। मुझे याद है तुम्हारी कंपनी के विज्ञापन में उस सोसाइटी के सबसे बीचों बीच वाले वीआईपी टावर में एक 680 स्क्वायर मीटर का लग्जरी पेंट हाउस था। क्या वो अभी खाली है? लिन म्यूशु हकलाने लगी। शू भाई, आप उस पेंट हाउस के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाई, पूछूंगा नहीं तो खरीदूंगा कैसे? चलो, मुझे वो देखना है। मैंने हंसते हुए कहा। जब हम उस टावर के फ्लैट नंबर 601 के सामने पहुंचे तो लिन म्यूशु के हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हाथों से डिजिटल लॉक खोला, मुझे शू कवर पहनाए और हम अंदर दाखिल हुए। भाई साहब, अंदर कदम रखते ही आलीशान हॉल देखकर मेरी आंखें चौंधिया गईं। इसके सामने मेरा पुराना एक 100 स्क्वायर मीटर का घर किसी झुग्गी जैसा लग रहा था। फिर हम चलते हुए मास्टर बेडरूम में आए। वह मजबूत असली लकड़ी से बना हुआ इतना चौड़ा और आलीशान बेड था कि उसे देखकर ही मन में आ रहा था, भाई इस पर सोने का मजा ही कुछ और होगा। और तभी अचानक मेरे दिमाग में एक और ख्याल कौन था, इतने बड़े और आलीशान बेड पर अगर कोई खूबसूरत और कातिल हसीना साथ निभाने के लिए मिल जाए तो जिंदगी सचमुच जन्नत बन जाएगी। ये सोचते ही मेरी नजरें अनजाने में ही मेरे बिल्कुल पास खड़ी लिन म्यूशु पर जाकर टिक गईं। अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूं तो लिन म्यूशु भले ही इस वक्त 30 साल की उम्र पार कर चुकी थी, लेकिन उसके बदन से झलकता वो मैच्योर और मदहोश कर देने वाला लुक किसी कम उम्र की कॉलेज जाने वाली लड़की में कहां। उसका वो अंदाज किसी को भी दीवाना बना दे। अगर मैं लुक्स के मामले में उसे नंबर दूं तो भाई साहब, वो आसानी से 100 में से 85 से ऊपर का स्कोर कर सकती थी। शायद लिन म्यूशु ने मेरी वो तीखी नजर महसूस कर ली थी। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया, लेकिन उसने अपनी नजरें मुझसे नहीं चुराई, बल्कि उसकी आंखों के कोने में एक छोटी सी खुशी और गर्व साफ दिख रहा था। बेडरूम देखने के बाद मैंने बाकी के कमरे भी घूमकर देखे। मैं पूरी तरह संतुष्ट था। मैंने सीधे पूछा, इस घर की फाइनल कीमत कितनी है? लिन म्यूशु ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जो इसकी फिक्स प्राइस पूरे 3 करोड़ युआन, 30 मिलियन युआन है। शू भाई, अगर बजट ज्यादा है तो क्या मैं आपको कोई दूसरा फ्लैट दिखाऊं? मैंने मुस्कुराते हुए बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, बस यही फाइनल है, चलो पेपर्स तैयार करो, मैं इसे खरीद रहा हूँ। क्या? लिन म्यूशु की आंखें एक बार फिर फटी की फटी रह गईं। शू भाई, आप सचमुच ये घर ले रही हैं? ये पूरे 3 करोड़ का है। मैंने हंसते हुए कहा कि हाँ, मुझे ये जगह पसंद आई है। क्यों, क्या ये बिकाऊ नहीं है? म्यूशु को इस तरह बार बार शौक देना मेरे अंदर के मजे को और बढ़ा रहा था। वो बेचारी किसी तरह अपना सिर हिलाते हुए मुझे नीचे ले गई ताकि कागजी कार्रवाई शुरू की जा सके। पूरी राह वो किसी सपने में खोई हुई सी चल रही थी। उसे तब जाकर यकीन हुआ जब मैंने काउंटर पर अपनी ब्लैक बैंक कार्ड निकाली। जिंगजियांग गार्डन्स के सबसे महंगे पेंट हाउस का सौदा, वो भी पूरे 3 करोड़ युआन कैश। भाई साहब, इस खबर से पूरी कंपनी के सेल्स मैनेजर तक के होश उड़ गए। देखते ही देखते ऑफिस का हर एक कर्मचारी हमारे आसपास आकर खड़ा हो गया। सबकी सांसें थमी हुई थीं। मैंने स्वाइप मशीन में कार्ड डाला, अपना पिन नंबर दर्ज किया और बीप, ट्रांजैक्शन पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया। जैसे ही मशीन से वो लंबी सी रसीद बाहर आई, मैनेजर ने झुककर बड़े ही आदर से कहा, बधाई हो मिस्टर शू, अब से आप जिंगजियांग गार्डन्स के सबसे वीआईपी ओनर हैं। इसके तुरंत बाद वहां खड़े सारे स्टाफ ने एक साथ मिलकर मेरे सामने गहरा सम्मान भरा सलाम किया। ये सचमुच बिक गया। लिन म्यूशु ने सूखी थूक निगली। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था।
था। तभी मैनेजर म्यूशु के पास आया और बेहद गंभीर आवाज में बोला, म्यूशु, मिस्टर शू अब हमारी कंपनी के सबसे खास क्लाइंट हैं। अब से उनके इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मिस्टर शू की जो भी डिमांड हो उसे तुम्हें बिना किसी शर्त के वू ट्याओजन मांजू पूरा करना होगा, समझी? मैनेजर की बातों का मतलब और खासकर वो बिना किसी शर्त के वाला वाक्य सुनकर लिन म्यूशु का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से सिर हिला दिया। जब हम ऑफिस से बाहर आए तो वो दोबारा मेरी बाइक के पीछे बैठ गई, लेकिन भाई इस बार उसने बिना किसी झिझक के मेरी कमर को अपनी बाहों में कस लिया। जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई और आगे बढ़ी, उसने कुछ पल सोचा और फिर अपना पूरा बदन मेरी पीठ से सटा दिया। मैं पूरा ध्यान बाइक चलाने पर लगा रहा था, लेकिन तभी अचानक मुझे अपनी पीठ पर एक बेहद गर्म और बेहद गजब का एहसास हुआ। भाई साहब, उस एहसास से मेरे हाथ एक पल के लिए हैंडल पर कांप गए। शुक्र है कि यह एक प्रीमियम सुपर बाइक थी जिसका बैलेंस बहुत कमाल का था, वरना वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता। पीछे बैठी लिन म्यूशु का दिल इस वक्त एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था। उसने 2-4 बार खुद को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में उस 680 स्क्वायर मीटर के आलीशान राजमहल जैसे पेंट हाउस का ख्याल आता, उसकी सारी हिम्मत जवाब दे जाती। आखिरकार उसने अपना सिर पूरी तरह मेरी पीठ पर टिका दिया। मेरी महंगी लेदर जैकेट से आती खुशबू में वो जैसे पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी। हमारी बाइक सीधे यिंताई डिपार्टमेंट स्टोर के सामने जाकर रुकी। यह हमारे शहर का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान मॉल था। अभी कुछ ही घंटों पहले मैं यहाँ खुद के लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदने आया था और पूरे 2.5 लाख युआन खर्च किए थे। किसे पता था कि मैं इतनी जल्दी यहाँ दोबारा लौट आऊंगा? पुराने दिनों में तो मैं साल में 2 बार भी ऐसी जगह आने की हिम्मत नहीं करता था। हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर मॉल के अंदर बढ़े। पूरी राह मुझे अपनी तरफ देखते हुए कई मर्दों की जलती और हसरत भरी नजरें साफ महसूस हो रही थीं। लिन म्यूशु के कहने पर हम सीधे चौथी मंजिल पर गए। वहां मैंने घर के लिए 4 सेट बेहद महंगे ब्रांडेड बेडशीट, तकिए और कुछ जरूरी आलीशान होम डेकोर का सामान खरीदा। देखते ही देखते वहां भी 1 से 1.5 लाख युआन पानी की तरह बह गए। मुझे बिना एक पल सोचे इस तरह लाखों रुपए उड़ाते देख लिन म्यूशु की आंखें और ज्यादा चमकने लगी थीं और उसका बदन धीरे धीरे मेरे और करीब आ रहा था। जो आदमी कल तक उसका सीधा साधा शू भाई था, आज उसकी नजरों में वो एक बेहद ऊंचा, रहस्यमयी और ताकतवर मर्द बन चुका था जिसके बारे में वो सब कुछ जान लेना चाहती थी। वो भारी भरकम शॉपिंग बैग्स बहुत ज्यादा थे, इसलिए दुकान वालों ने खुद ही होम डिलीवरी की सर्विस दे दी। मैंने कार्ड स्वाइप किया, नए पेंट हाउस का पता लिखा और काम खत्म। इसके बाद मैं म्यूशु को लेकर दूसरी मंजिल पर आया, जहां दुनिया के सबसे महंगे लग्जरी ब्रांड्स के शोरूम थे। हम एक बेहद आलीशान बैग्स और कपड़ों के शोरूम में घुसे। लिन म्यूशु वहां सजे हुए महंगे लेडीज बैग्स को बहुत ही हसरत और लालच भरी निगाहों से देख रही थी। मैंने उसकी अलमारी की तरफ देखा और काउंटर से इस सीजन का सबसे लेटेस्ट और चमचमाता हुआ लेडीज हैंडबैग उठा लिया। तभी वहां की सेल्स गर्ल तुरंत आगे बढ़ी और चहक कर बोली, सर आपकी चॉइस कमाल की है। ये हमारे ब्रांड का इस सीजन का सबसे नया और हॉट सेलिंग हैंडबैग है। ये मैम की पर्सनैलिटी पर बहुत सूट करेगा। इसकी कीमत पूरे 28,000 युआन, लगभग 3.3 लाख रुपए है। मैंने बिना कुछ कहे अपना कार्ड आगे बढ़ाया, बीप और पेमेंट हो गई। जैसे ही सेल्स गर्ल ने वो खूबसूरत बैग पैक करके मेरे हाथ में दिया, मैंने उसे लिया और सीधे लिन म्यूशु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो ये तुम्हारे लिए। क्या ये मेरे लिए है? लिन म्यूशु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उसके हाथ को धीरे से थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी देर से मेरे साथ घूम रही हो, काफी मेहनत की है तुमने। ये बस एक छोटा सा तोहफा है। थैंक यू सो मच शू भाई। लिन म्यूशु खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही थी। वो उस बैग को बार बार उलट पलट कर देख रही थी जैसे उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। लेकिन तभी अचानक शोरूम के दरवाजे पर एक बेहद तीखी चुभने वाली आवाज गूंजी, म्यूशु तुम यहाँ इस भिखारी के साथ क्या कर रही हो? जैसे ही लिन म्यूशु ने सिर उठाया, शोरूम के गेट पर उसकी सहेली और मेरी पूर्व पत्नी चौना खड़ी थी। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो हमें इस जगह इस तरह देखेगी। और सिर्फ चौना ही नहीं, उसके बगल में एक और आदमी खड़ा था जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता था। वो था चौना का कॉलेज का पहला प्यार, मां जेंडोंग। अब हम चारों आमने सामने थे। शोरूम के अंदर का माहौल एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। हम चारों के बीच कम से कम 10 सेकंड तक ऐसा सन्नाटा रहा कि सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। आखिरकार चौना से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में आगे बढ़कर चिल्लाते हुए कहा, शुफू हाई, ये सब क्या ड्रामा है? तुम मेरी सहेली म्यूशु के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? चौना की आवाज में सरासर हुक्म और गुस्सा था। उसका चेहरा तमतमा उठा था क्योंकि उसकी नजर लिन म्यूशु के हाथ में मौजूद उस ब्रांडेड बैग पर पड़ चुकी थी जिसकी कीमत कम से कम 30,000 युआन थी। हालांकि वो दोनों सहेलियां थीं, लेकिन चौना को हमेशा म्यूशु से आगे रहने की आदत थी। अभी कुछ देर पहले ही मां जेंडोंग ने उसे 6,000 युआन का एक बैग दिलाया था, जो अब इस 30,000 के बैग के सामने किसी कबाड़ जैसा लग रहा था। उसे सबसे ज्यादा मिर्ची इस बात की लग रही थी कि जिस पति से उसने अभी सुबह ही तलाक लिया है, वो शाम होते होते उसकी ही सहेली के साथ इतने महंगे लग्जरी मॉल में अय्याशी कर रहा था। उसके अंदर की जलन आग बनकर बाहर आ गई। मैंने चौना की तरफ एक बेहद ठंडी और बेरुखी भरी नजर डाली। फिर मेरी नजर उसके बगल में खड़े मां जेंडोंग पर गई। मैंने हल्के से मजाक उड़ाते हुए कहा, चौना शायद तुम भूल रही हो कि हमारे कोर्ट के पेपर साइन हो चुके हैं। अब मैं किसके साथ घूमूं, कहां जाऊं, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। और हाँ, तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। अब तुम दोनों बिना किसी डर के सरेआम हाथ में हाथ डालकर चंग श्वंगरुदुई एक साथ घूम सकते हो। अब तुम्हें मुझसे छुपाने के लिए ऑफिस का काम या एक्स्ट्रा शिफ्ट जैसे घटिया बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही चौना का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पीला
पीला हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पूर्व पति सबके सामने उसके पुराने कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल देगा। वो चिल्लाई, शुभ फुहाई, अपनी बकवास बंद करो। क्या मतलब है कि मैं बहाने बनाकर तुम्हें बेवकूफ बनाती थी? मेरा और जेंडॉन का रिश्ता हमेशा से एक सामान्य दोस्ती का रहा है। मैं तो पहले से जानती थी कि तुम छोटे दिल के इंसान हो, बाहर से बड़े सीधे साधे और शरीफ बनते हो, लेकिन असल में तुम्हारे दिमाग में ही कचरा भरा हुआ है। आज आखिरकार तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ ही गया ना। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान चुकी हूँ। मैं वहां चुपचाप खड़ा रहा और चौना को गुस्से में तिल मिलाते अपनी साख बचाने के लिए मुझे नीचा दिखाते हुए देखता रहा। भाई साहब, ये तमाशा मेरे लिए कोई नया नहीं था। पिछले 16 सालों से मैं रोज इसी नरक से गुजरा हूँ। 16 साल बीत गए, लेकिन यह औरत रत्ती भर भी नहीं बदली। उसकी नजरों में हमेशा गलती मेरी होती थी, जैसे मैंने ही उसके साथ कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, जैसे मैं कभी उसके लायक था ही नहीं। उसे जब भी जहां भी मौका मिलता वो मुझे सबके सामने जलील करती थी। मेरी पूरी शख्सियत को कचरा साबित करने पर तुल्ली रहती थी। अगर मेरा दिल अंदर से फौलाद का नहीं होता ना, तो उसकी इस मानसिक प्रताड़ना ने मुझे कब का खुद पर शक करने और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया होता। जब वो अपनी पूरी भड़ास निकालकर हांफने लगी, तब मैंने बेहद ठंडे और बेपरवाह लहजे में कहा, तुम्हारा उसके साथ क्या चक्कर है? मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? अब मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। तुम दोनों अपना ये ड्रामा जारी रखो। ये कहकर मैं सीधा शोरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मेरा यह हद से ज्यादा ठंडा और बेफिक्र अंदाज चौनाक के बर्दाश्त के बाहर था। भाई साहब, उसकी रगों में खौफनाक गुस्सा दौड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। भले ही हमारा कानूनी तौर पर तलाक हो चुका था, भले ही उसकी मर्जी के मुताबिक घर-बार और सारी संपत्ति उसे मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह मुस्कुराते और खुद को नजरअंदाज करते देख उसका खून उबल रहा था। जिस मर्द को वो कल तक अपने पैर की जूती समझती थी, वो आज उसे इतनी हिकारत से छोड़कर कैसे जा सकता था? उसके पास इस बात का क्या घमंड था? उसने तो अपनी खोपड़ी में यह सोच रखा था कि जब मैं उसे मां जेंडॉन के साथ देखूंगा तो मैं जलन के मारे तड़प उठूंगा, रोऊंगा और उससे भीख मांगूंगा। लेकिन यहाँ तो खेल ही उल्टा हो चुका था। उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। उल्टा मैं इतनी जल्दी उसकी खुद की सहेली के साथ इतने महंगे लग्जरी मॉल में सरेआम घूम रहा था। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरने लगा, चौना के सब्र का बांध टूट गया। उसने पूरी ताकत से झपटकर मेरा हाथ पकड़ लिया और चीखी, शुफुहाई, आज जब तक तुम सब कुछ साफ साफ नहीं बताओगे, तुम यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और गुस्से में कहा, चौना, क्या तुम पूरी तरह पागल हो चुकी हो? हमारा तलाक हो चुका है। अब हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं है। क्या मुझे यह बात तुम्हें कोर्ट के नोटिस पर दोबारा लिखवा कर देनी पड़ेगी? उसने मेरा कोट कस कर पकड़ रखा था और मैं उसे झटकने ही वाला था। बेचारी चौना ने मेरी डांट पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ठीक उसी पल उसकी पारखी नजरों ने मेरे कपड़ों पर कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उसके होश उड़ा दिए। मेरा ये जो विंटर कोट था वो उसी शोरूम के सबसे महंगे वीआईपी सेक्शन का था। ठीक वैसा ही सेम कोट उसके बगल में खड़े एक पुतले पर टंगा हुआ था, जिस पर साफ साफ प्राइस टैग लगा था। पूरे 28,000 युआन, लगभग 3.3 लाख रुपए। और सिर्फ कोट ही नहीं, मेरे बदन पर मौजूद बाकी के ब्रांडेड कपड़े और जूते भी चिल्ला चिल्लाकर अपनी अमीरी बयां कर रहे थे। चौना खुद इन लग्जरी ब्रांड्स की दीवानी थी, इसलिए उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि ये सारे कपड़े असली और करोड़ों के हैं। ये देखते ही उसके कलेजे में जलन की ऐसी भयानक आग भड़की कि वो अंदर तक जल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह आदमी इतने महंगे कपड़े पहनकर घूम रहा है, जबकि वो खुद इतने महंगे कपड़े खरीदने से पहले 10 बार सोचती थी। उसकी अपनी अलमारी में जो सबसे महंगा कपड़ा था, वो भी उसने सेल के वक्त बड़ी मुश्किल से 10,000 युआन में खरीदा था। इस वक्त चौना गुस्से के मारे अंधी हो चुकी थी, लेकिन वो ये बात पूरी तरह भूल गई कि जब हमारी शादी हुई थी तब वो मेरे लिए कपड़े हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग साइट से 50 से 60 रुपए वाले फुटपाथ के कबाड़ मंगाती थी। उसने आज तक कभी मेरे लिए 100 रुपए से महंगा कपड़ा नहीं खरीदा था। अच्छा, तो ये बात है शुफुहाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पीछे चुपके से इतने महंगे कपड़े खरीद रहे थे। तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? सच सच बताओ, तुमने मुझसे छुपकर कितना बैंक बैलेंस बना रखा है? तुमने मुझसे कितना पैसा छुपाया है? अभी के अभी सब मेरे हवाले करो। इस समय चौना अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके पूरी तरह से अपना आपा खो चुकी थी और पागलों की तरह हिंसक हो रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और एक कातिलाना हंसी हंसते हुए कहा, क्यों चौना, कानून सिर्फ तुम्हारे लिए बना है क्या? तुम लाखों के ब्रांडेड कपड़े पहनो, 5-5 हजार के महंगे मेकअप किट इस्तेमाल करो, तो वो सब जायज है, और मैं जिंदगी भर उसी फुटपाथ के 50 रुपए के कपड़ों में सड़ता रहूं? और हाँ चौना, मैं तुम्हें आखिरी बार याद दिला दूं, हम कानूनी तौर पर अलग हो चुके हैं। मैं क्या खरीदता हूँ, किसके साथ घूमता हूँ, ये पूरी तरह से मेरी मर्जी है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही अपनी औकात से बाहर जाकर मेरे मामलों में टांग अड़ा रही हो? ये कहकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, जहां उसकी सहेली लिन म्यूशु बेचारी डर और घबराहट के मारे सहमी खड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चौना के उड़ते हुए तोते और उसकी यह तड़प देखकर मेरे चेहरे पर एक शातिराना और गहरी मुस्कान तैर गई। और फिर मैंने म्यूशु की तरफ कदम बढ़ाया। मैंने बड़े ही प्यार और हक से उसका वो कोमल हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया।